मैं हूं प्रेम कुमार। आप सबका इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो है चीनी वस्तुओं का बहिष्कार। जी हाँ, चीनी वस्तुओं का बहिष्कार, यानी चीनी खाने वाली चीनी नहीं, वो मीठी वाली चीनी नहीं, चीन से बनी हुई वस्तुएं जिनका बहिष्कार। ये जो बायकॉट है चीन की वस्तुओं का, ये पूरे देश में एक अभियान के तौर पर चल रहा है। अब ये बायकॉट कितना सही है, देश के हित में है या नहीं, कौन लोग बायकॉट कर रहे हैं, क्या इसका मकसद है, हमें इसमें शामिल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इन सारे सवालों का उत्तर लेकर हम इस सेशन में चर्चा करेंगे और इसका अर्थ निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि चीनी वस्तुओं का ये बहिष्कार कर कौन रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने चीन के से बनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आह्वान किया है? नहीं किया है। क्या कांग्रेस पार्टी ने ऐसा कोई आह्वान किया है? क्या वाम दलों ने ऐसा कोई आह्वान किया है? क्या देश के किसी भी क्षेत्रीय या राष्ट्रीय दल ने चीन से बनी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया है? आप पाएंगे किसी ने ये आह्वान नहीं किया है। क्यों? क्यों नहीं किया है? अगर चीन की वस्तुओं का बायकॉट करना देश के हित में है, देशवासियों के हित में है, तो ये राजनीतिक दल इसका बायकॉट क्यों नहीं करते? ये बड़ा सवाल है और ये नजरअंदाज करने वाला सवाल नहीं है। आप ये भी देखेंगे, फिर वो कौन लोग हैं, फिर वो कौन लोग हैं जो चीन की बनी वस्तुओं का बहिष्कार कर रहे हैं? ये सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाने वाले लोग हैं जो खुद को देशभक्त बता रहे हैं और चीनी वस्तुओं के बहिष्कार का नारा दे करके और ये साबित करना चाहते हैं कि ये इस कैंपेन से देश को मजबूती मिलेगी। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि अगर ऐसा है तो देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर चुप क्यों हैं? वो क्यों नहीं दो कदम आगे बढ़कर चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की कोशिश करती हैं? ये महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न है। अब देखिए, इसमें कोई मत नहीं कि भारत और चीन के बीच सीमा पर तनातनी है, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। कल महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है भारत और चीन के बीच और उस बैठक से बहुत सारी उम्मीदें हैं। उम्मीदें क्या है कि वो बॉर्डर पर जो कि चीन हमारी सीमा में अतिक्रमण करता है या हमारी सीमा में जब हम अपना कुछ निर्माण कार्य करते हैं तो उस पर आपत्ति जताता है, ये तमाम तरह के विवाद जो है अभी बॉर्डर पर बने हुए हैं। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि कोरोना का जो संकट आया दुनिया में, उसके बाद चीन और अमेरिका का ट्रेड वॉर जो है एक नया शक्ल ले लिया और अमेरिका में जो कोरोना का संकट है उसके लिए जो व्यापक क्षति हुई है, बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, तो उसके लिए वो चीन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इस वजह से अमेरिका को भारत का भी सहयोग चाहिए। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद है, अमेरिका का चीन के साथ ट्रेड वार है, भारत का पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद है, पाकिस्तान का चीन के साथ में सहयोग का संबंध है। तो इस तरह से और भी व्यापक फलक पर हम इन चीजों को, इन संबंधों को देख सकते हैं। इसके अलावा नेपाल एक नया एंगल है जहां की कैबिनेट ने हमारे क्षेत्र में के 3 स्थानों को अपने नक्शे में दिखाया है। इसको भी चीन ने ही शह दिया है कि वो भारत के खिलाफ स्टांस ले, कदम उठाए। तो इन परिस्थितियों में हम चीन से कैसे निपटें, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और चीन से निपटने के लिए ये जो हमने कहा कि आफ्टर कोरोना काल है, इस पर बहुत चर्चा हो रही है कि चीन का जो बाजार है पूरा
खास करके दक्षिण एशिया का जो बाजार है, एशिया का जो बाजार है, उसका पूर्वी हिस्से का जो बाजार है, उसमें एक चीन की पकड़ जो है कमजोर हुई है। उस पकड़ को हम हम भारत किस तरीके से अपने पक्ष में कर सकते हैं, ये एक स्थिति है। अब हम भी लॉकडाउन का लगातार एक के बाद एक 4 लॉकडाउन कर चुके हैं। अब अनलॉकडाउन 5 बोलिए या अनलॉकडाउन 1 बोलिए या लॉकडाउन 5 बोलिए, उससे हम गुजर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था खुल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को आत्मनिर्भरता का नारा दिया था। जी हाँ, ये महत्वपूर्ण बात, आत्मनिर्भरता का नारा। अब ये आत्मनिर्भरता का जो नारा है, उसके बाद से ही ये अपने अपने ढंग से जो लोग अपनी अपनी राय में अपने देश के लिए अच्छा समझते हैं। मैं ये नहीं मानता कि कोई चीन की वस्तुओं का अगर बायकॉट कर रहा है तो वो अपने देश के खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, ऐसा कतई नहीं है। वो अपने देश के बारे में ही सोच रहे हैं। हम सिर्फ इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ऐसे कदम से क्या वास्तव में देश का फायदा होने वाला है, हम इस पर विचार कर रहे हैं। वो तमाम लोग जो चीनी वस्तुओं के बायकॉट से जुड़े हुए हैं, आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं, वो देश के बारे में सोच रहे हैं। प्रश्न ये है, प्रश्न महत्वपूर्ण है, और प्रश्न ये है कि चीनी वस्तुओं के बहिष्कार से किसको फायदा होगा? ये प्रश्न मैं बार-बार दोहराऊंगा, याद दिलाऊंगा, ये किसको फायदा होगा? इसके लिए थोड़ा सा नजर हम डालते हैं भारत और चीन के बीच जो व्यापार है, उसके नेचर पर, उसकी क्वालिटी पर, उसकी गुणवत्ता पर, या उसकी क्वांटिटी पर भी। देखिए, भारत और चीन के बीच जो व्यापार है, उसको ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा की नजरिए से देखें तो वो भारत के खिलाफ जाता है। निश्चित रूप से जो व्यापार है, उसका जो वॉल्यूम है, वो कुछ इस तरह से है। अगर 75 अरब डॉलर चीन हमें निर्यात करता है, तो हम चीन को मात्र 18 या 17 या 16 अरब, ये पिछले 1-2 साल का डेटा है, हम निर्यात कर पाते हैं। यानी हमारा निर्यात कम है और हमारा आयात ज्यादा है। तो आप व्यापार की भाषा में सिंपल समझ सकते हैं कि अगर आयात हमारे यहाँ ज्यादा है, निर्यात कम है, तो वो व्यापार हमारे देश के स्वास्थ्य के लिए, व्यापारिक स्वास्थ्य के लिए, अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। ये एक पहलू है, और ये बहुत बड़ा अंतर है भारत और चीन के बीच व्यापार में। मतलब कहाँ 75 अरब डॉलर, कहाँ 17-18 अरब डॉलर। तो ये जो फर्क है ना, लगभग 20% और 80% का मामला है। बड़ा फर्क है, निश्चित रूप से इसमें सुधार की जरूरत है। भारत का निर्यात ज्यादा होना चाहिए, ये चिंता का विषय भी है। और पिछले कुछ सालों में लगातार चीन का जो भारत के साथ ट्रेड है, वो प्रोपोर्शन भी बढ़ा है, और उसमें निर्यात का जो प्रोपोर्शन है, मतलब भारत की तरफ से आयात और चीन की तरफ से निर्यात, ये जो प्रोपोर्शन है वो भी बढ़ा है। यानी ये व्यापार घाटा हमारे अगेंस्ट में हुआ है। अब ऐसी स्थिति में अमेरिका से भी एक तुलना हो जाए। अमेरिका के साथ भी हमारा व्यापारिक संबंध रहा है, लेकिन अमेरिका के साथ हम ट्रेड डेफिसिट में नहीं है। हम ट्रेड पॉजिटिव ट्रेड में हैं, और वहां व्यापार घाटा नहीं है, व्यापार का फायदा है। तो मगर अमेरिका, ये फायदा भी लगातार घटा है। अमेरिका ने ऐसी नीतियां हम पर थोपी हैं जिससे वो व्यापार उनके देश के अनुकूल हो, और वहां पर हमारा जो है व्यापार लगभग बैलेंस स्थिति में चला गया है। तो अमेरिका जैसे सशक्त देश के साथ अगर हम बराबरी पर व्यापार में हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अमेरिका अगर हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहता है, तो ये लगभग वही बात हो गई कि कोई खाता पीता संपन्न व्यक्ति किसी गरीब व्यक्ति को या औसत मध्यम वर्गीय व्यक्ति को बराबरी का व्यवहार करते हुए किसी रेस्टोरेंट में बैठाए और कहे कि तुम भी बराबर बिल दो, हम भी बराबर बिल देते। तो ये बराबरी नहीं हो सकती। एक अमीर आदमी का रेस्टोरेंट में खाने का अंदाज और एक आम आदमी का खाने का अंदाज अलग होगा। दोनों एक समान से बिल नहीं दे सकेंगे। लेकिन विषयांतर नहीं होते हैं। हम लौटते हैं उस विषय पर, चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के विषय पर।
ये चीनी वस्तुओं के बहिष्कार से किसको फायदा होने वाला है? चीनी वस्तु जो दुनिया में सबसे सस्ती मानी जाती है, हमारे देश में आप देखिए ना, जितने टेली कम्युनिकेशन से जुड़े हुई चीजें हैं, मोबाइल वगैरह, हाँ, उसके रॉ मटेरियल्स, सारी चीजों पर 65% चीनी प्रोडक्ट्स हावी है, चीन के प्रोडक्ट्स हैं। और हम देखते हैं मार्केट में एक आम मोबाइल जब खरीदने जाते हैं तो उसकी अपेक्षा चीन का मोबाइल सस्ता होता है और हम लोग खरीद लेते हैं। ये बहुत आसानी से महसूस करते हैं। जो दवा का, मेडिसिन का जो मार्केट है, मेडिसिन के मार्केट में एक बात यह है कि जो दवा बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स जरूरत होती है, वो रॉ मटेरियल्स चीन हमें बहुत सस्ते में दे देता है और हम दुनिया में सबसे बड़ा दवा का निर्यातक देश है। यानी मेडिसिन का एक्सपोर्ट करने में हम दुनिया में सबसे अग्रणी देशों में से हैं। तो ये अग्रता जो हमारी बनी हुई है, इसकी वजह चीन है। चीन से हम, जैसे क्लोरोक्विन का नाम आपने सुना है ना, जो कि बहुत चर्चा हुई, अमेरिका में भी वो दवा बटी, इस कोरोना काल में हमने निर्यात भी किया। ये हाइड्रोक्लोरोक्विन जो है, इसका रॉ मटेरियल हम चीन से मंगाते हैं और फिर हाइड्रोक्लोरोक्विन हम यहां बनाते हैं और तब निर्यात करते हैं। तो एक तरह से ये है कि हम चीनी रॉ मटेरियल्स को सस्ते में ला करके बाहर से डॉलर कमाते हैं। तो ये हमारे लिए व्यापार घाटा की बात होकर के भी कहीं ना कहीं कंपनसेशन भी उसका हो रहा है, ये है। लेकिन हम ये कतई नहीं कहेंगे कि आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य है उससे हमको पीछे हटना चाहिए। आत्मनिर्भरता तो हमारी जरूरत है, हर देश की जरूरत होती है, हमारी भी जरूरत। आपको याद होगा, हम किसी जमाने में अनाज में आत्मनिर्भर नहीं थे, लेकिन अनाज में जब आत्मनिर्भर हुए, जो हरित क्रांति हुई, उसके बाद आज क्या स्थिति है? आज अनाज है तब तो लॉकडाउन है, अनाज नहीं होता तो हम कैसे लॉकडाउन कर पाते? उसी तरीके से दूध में जो यहाँ पर क्रांति हुई दूध के क्षेत्र में, उसके बाद आज ये स्थिति है कि मिल्क प्रोडक्ट में हम बहुत आगे हैं और खपत भी बहुत ज्यादा है और हमारे देश में प्रति व्यक्ति खपत भी बढ़ी है। 350 ml के आसपास प्रति व्यक्ति खपत हो गई है। कभी बहुत आज से 10 साल पहले भी 200 ml होती थी। तो ये हमारी उपलब्धि रही, आत्मनिर्भर हुए हैं। लेकिन बीते कुछ सालों में अर्थव्यवस्था बहुत गर्त में गई है। कोरोना से पहले भी 7-8 जो तिमाही है, हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी डिप मारती हुई गई है, नीचे चली गई। तो ऐसी स्थिति में आप ये देखिए कि इससे इससे निपटने के लिए चीनी वस्तुओं के निर्यात से ये संकट जो हम गुजर रहे हैं, जिस दौर से गुजर रहे हैं, भयानक आर्थिक संकट है हमारे पास। और हम कोरोना के बाद में हमारी ये स्थिति कि हम -7% तक जीडीपी हमारी जा सकती है, जीडीपी ग्रोथ। तो एक एक प्रतिक्रिया आई है कि ये नफरतबाज सो कॉल्ड हिंदू जो अपने आप को खेते हैं, पहले खुद तो बस जाएं राम जैसे, मैं कुछ और समझ में नहीं आ रहा, अटल आपने धर्म को बदनाम करते हैं। ये कुल मिला के भाव ये है, किसी ने लिखा है कि जो लोग हिंदू हिंदू कह करके धर्म का इस्तेमाल करते हैं, वो वास्तव में अपने धर्म का और अपने ईश्वर का, भगवान का ही अपमान करते हैं। ये हालांकि कॉन्टेक्स्ट से हट करके है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। और जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं, वो देशभक्ति की बात करते हैं। चीन के बायकाट की अगर बात हो रही है तो हम उसको देश विरोधी नहीं मानते, वो देशभक्त हैं, तब चीन के वस्तुओं का बहिष्कार की बात कर रहे हैं। पर प्रश्न ये है कि ये देशभक्ति क्या वाकई देश को फायदा करने वाली है? इस विषय पर हम विचार कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हम जिस कंटेक्स्ट में चर्चा करें, भयंकर आर्थिक दुर्व्यवस्था जो है, बुरी अवस्था जो है, उससे हम गुजर रहे हैं। ऐसे समय में जहां हमको आत्मनिर्भरता का नारा बुलंद करना चाहिए और स्वदेशी अपनाना चाहिए,
मैं जोर देकर ये बात कहूंगा, स्वदेशी अपनाने की जरूरत है, मगर क्या स्वदेशी अपनाना, आत्मनिर्भरता को पाना, ये विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का पर्याय हो सकता है? यहां पर थोड़ा सा फर्क समझिए। हम आपसे ध्यान देने की अपील करते हैं कि आप फर्क समझिएगा। वो फर्क क्या है कि स्वदेशी वस्तुओं को हम उपभोग करें, मैन्युफैक्चरिंग लोकल हो, लोकल में हम वोकल हो, ये सब हमारा स्वभाव होना चाहिए। हमारा अंदर से ये इनबिल्ट स्वभाव होनी चाहिए कि हम अपने होम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, होम प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दें, अपने जो यहाँ के बनने वाली चीजें, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, जो हाथों से बनने वाली चीजें हैं, कलाकृतियां हैं, उनका हम उपभोग करने की एक आदत डालें। ये आदत डलनी चाहिए, मगर इस आदत में, इस स्वभाव को अपनाने की जरूरत में और बायकॉट करने में बहुत फर्क होता है। बायकॉट क्या है? एक बायकॉट किसी दूसरे बायकॉट को भी आह्वान करता है। अगर हम चीन की वस्तुओं का बायकॉट करते हैं तो चीन क्या बदले में कोई कार्रवाई नहीं करेगा, एक्शन नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा। वह भी कुछ ऐसी ही कार्रवाई करेगा। जिस तरीके से हम उनको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाना चाहते हैं, उस तरीके से वो भी हमको आर्थिक रूप से चोट पहुंचाएंगे। तो ये क्या है? बायकॉट क्या है? एक नकारात्मक पॉलिसी है जिसमें हम दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला रास्ता सही है या कि अपने को मजबूत करने वाला रास्ता सही है? ये महत्वपूर्ण बात है, ये हमको सोचना पड़ेगा कि हम बायकॉट का, अब आ जाइए, मैंने पहले भी कहा था, इस डिबेट की, इस बात चर्चा की शुरुआत ही मैंने इसी बात से की थी कि हिंदुस्तान का कोई भी राजनीतिक दल क्यों नहीं चीनी वस्तुओं के बायकॉट की बात करता है? क्योंकि ये राजनीतिक दल जानते हैं कि ये देश हित में नहीं है। ये राजनीतिक दल जानते हैं कि इससे स्थायी रूप से दुश्मनी और व्यापारिक संबंध तो खराब होंगे ही दो देशों के बीच में, साथ ही तात्कालिक रूप से भी हमारी अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचेगी। ये बात जानते हैं। एक इससे हट के देखिए, सारे टेलीविजन चैनल में ये आत्मनिर्भरता, स्वदेशी, इन नामों से जो चीन के विरुद्ध एक प्रतिस्पर्धात्मक माहौल बनाया जा रहा है, सारे टीवी चैनल। तो मैं उस पर भी आऊंगा कि ये कितना जरूरी है, लेकिन ये पूछिए ना इन चैनल्स से कि क्यों आप अपने टेलीविजन में चीनी प्रोडक्ट्स का विज्ञापन चला रहे हैं? सबसे पहले तो आप चीनी प्रोडक्ट्स का विज्ञापन बंद कर दीजिए। वो आप नहीं करेंगे, वो आप नहीं करेंगे, लेकिन एक ऐसा उन्माद फैलाएंगे जिससे हिंदुस्तान का नुकसान होगा। यह देशभक्ति नहीं। मैं बिल्कुल कहूंगा कि जो लोग जाने या अनजाने में, सोच समझकर या बिना समझे हुए भी इस चीन की वस्तुओं का बायकॉट कर रहे हैं, वो तो देशभक्त हैं, वो देश के लिए सोचते हैं, भले ही उनकी सोच में हम करेक्शन चाहते हैं। लेकिन ये लोग जो टेलीविजन चैनल्स पर चीन का प्रोडक्ट चलाते हैं और कहते हैं कि चीनी वस्तुओं का बायकॉट करो, ये देशभक्त नहीं है, ये कतई देशभक्त नहीं है। ये मैं साफ करना चाहता हूं। देशभक्ति इस बात में है कि कोई आंदोलन, कोई कदम, कोई मूवमेंट इस दिशा में जाए जिससे देश मजबूत हो। ये देश कैसे मजबूत होगा? ये देश आत्मनिर्भर होने से मजबूत होगा। ये देश स्वावलंबन की बात करने से मजबूत होगा। तो क्या हम उस राह पर बढ़ चले हैं? क्या आत्मनिर्भरता, स्वावलंबन ये एक दिन का रोड मैप है? ये एक दिन का रोड मैप नहीं है। इस रोड मैप पर बहुत पहले से आपको काम करना चाहिए था। आपने बहुत सही नारा दिया था, मेक इन इंडिया, याद है ना? मुझे लगता है हर किसी को ये नारा याद होगा, लेकिन याद दिलाना पड़ता है। वो हमारे स्मृति से ओझल हो चुका है। मेक इन इंडिया। अब नया नारा प्रधानमंत्री जी ने दिया है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कीजिए, और जो मेक इन इंडिया कीजिए जो मेड फॉर वर्ल्ड हो।
इस दो नारों को मिलाकर देखिए तो इसका मतलब है क्वालिटी पर जोर। हम ऐसी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाएं जो हिंदुस्तान की जमीन पर बने और वो दुनिया में उपयोग करने के योग्य हो। ये आदर्श बहुत अच्छा है, ये आदर्श होना चाहिए। लेकिन आज आज 6 साल बाद आपको ये बात आ रही है याद, ये आश्चर्य में डालता है। आज कोरोना संकट के बाद, जबकि कोरोना संकट से आप निपटने में बुरी तरह से विफल रहे हैं, तब आप लोगों को भरमा रहे हैं आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की बात करते हुए। यह देश की जरूरत है, यह देश की जरूरत आज पैदा नहीं हुई। यह देश की जरूरत तब भी थी जब आपने पहली बार देश प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, तब भी ये इस देश की जरूरत थी। और इससे पहले की भी सरकारों ने जब जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और सरकार बनाई, तब तब ये देश की जरूरत थी कि आत्मनिर्भरता कैसे आएगी। ये आत्मनिर्भरता कोरोना काल के कारण पैदा हुई जरूरत नहीं है, ये जरूरत बहुत पहले से रही है और इसका अभाव लगातार हमें दिखा है। जब हम किसी को किसी से ध्यान भटकाना चाहते हैं तो उसके सामने लंबे समय का एक प्लानिंग रख देते हैं। अब आत्मनिर्भर भारत हमारे देश की जनता तुरंत में कैसे बना देगी, तो जनता भी अपना दिमाग लगाना शुरू करती है। लोग जो थिंक टैंक्स हैं, जो मुख्य धारा से अलग अलग थलग थिंक टैंक्स हैं, वो भी अपने अपने ढंग से विचार करना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं सब खिचड़ी विचारों से पैदा होता है बायकाट जैसा नकारात्मक नारा। बताइए ना, दुनिया के किस देश में चीन की वस्तुओं के बहिष्कार का नारा चल रहा है, या किसी और देश की वस्तुओं के बहिष्कार का नारा चल रहा है? क्या दुनिया के बाकी देश आत्मनिर्भरता के प्रति उत्सुक नहीं है? क्या वो आत्मनिर्भर होना नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते। लेकिन यहीं पर ये नारा, यहीं पर ये चीजें क्यों उखाड़ी गई हैं? इसको क्यों इसका बीज बोया गया है? निश्चित रूप से ये मानिए, ये कोरोना काल के संकट का जो दौर है, इस दौर में जो सरकार की नाकामियां हैं, उन नाकामियों की पर्देदारी करने के लिए किसी न किसी तरह के ऐसे उलझुल मूवमेंट की जरूरत है, जो इसका रैपर जो होगा वो तो देशभक्ति वाला होगा, जिसकी खूबसूरती जो होगी वो तो सराबोर होगी राष्ट्रवाद से, लेकिन उसके अंदर वही पटाखे होंगे जो अनानास में डाल करके एक हथनी को खिलाया जाता है। एक हथनी की हत्या होती है, आपने सुना होगा, बहुत चर्चा हुई है। हत्या क्या होती है? उसको जो खुराक दी जाती है, उस खुराक में बारूद होता है और उसकी मौत होती है, उसका शिकार। ये चीनी वस्तुओं का बायकाट भी वही खुराक है, ये बारूदी खुराक है, जो कि राष्ट्रवाद और स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता का मकसद इसके रैपर में लपेट करके, इसके अनानास में या जो पाइन एप्पल में इस रूप में जो है उसमें लपेट करके पेश किया जा रहा है, ताकि जनता इसको अच्छा समझ करके खाए। और होगा क्या? होगा वो आत्मघाती परिणाम। उससे देश का सत्यानाश होगा, इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा। इस कदम से हम तात्कालिक रूप पर जो दोनों देशों के बीच व्यापार है, उस व्यापार को नुकसान पहुंचाएंगे, दोनों देशों के बीच स्थायी कटुता पैदा करेंगे, और फिर उसका जो फायदा होगा आने वाले समय में हमें तो कतई नहीं होगा। चूंकि चीन हमसे हर मामले में बेहतर है, सेना से लेकर के अर्थव्यवस्था तक में हमसे बड़ा फासला है अर्थव्यवस्था में। इस वजह से इस नकारात्मक आंदोलन का फायदा उनको होगा। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये चीनी वस्तुओं के बायकाट का जो नारा है, इस नारे में भटकने की जरूरत नहीं है। हमें आत्मनिर्भरता पर जोर देना, हमें सरकार से पूछना है, लाओ आत्मनिर्भरता, बताओ कैसे तुम देश को आत्मनिर्भर बनाने वाले हो। वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो आपने 3 लाख करोड़ रुपए जो बतौर गारंटर कर्ज के रूप में देना सोच रखा है, उसको सुगम बनाओ। वो एमएसएमई का सेक्टर जो हमारा दब गया है, जिसकी 30% एमएसएमई कोरोना काल के बाद में बंद हो रही है, और 30% जो एमएसएमई है जिसका कहना है कि 6 महीने लगेंगे हमें खड़ा होने में, बल्कि 36% उनको 6 महीने लगेंगे खड़ा होने में, उसको खड़ा कीजिए।
यह आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है कि जो गरीब, जो बेरोजगार, जो छोटी नौकरी करने वाले लोग जिनकी नौकरी छिन गई है, उनके लिए नौकरी का अवसर कैसे पैदा किया जाए, कैसे इन्वेस्टमेंट को बुलाया जाए। अब तक तो सरकार निवेश को बुला रही थी, अब कहां गया निवेश, कहां गया एफडीआई? जानते को इस विषय पर मेरा ध्यान अभी जा रहा है आपसे बात करते हुए कि एफडीआई इस पूरे दौर में, पिछले कुछ महीनों में, इस नई सरकार के आने के बाद, इस नए साल में, आप कोरोना काल भी कह सकते हैं, इस कोरोना काल में हमारा जो एफडीआई है, शेयर बाजार में जो इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर, वो 25% सिकुड़ चुका है। 25%, एक चौथाई घट गया। एफडीआई आएगा क्या, चला गया इस देश से, इसकी चिंता है? इसकी चिंता कौन करेगा? इसकी चिंता करनी पड़ेगी। वो जो निवेश के समिट हुआ करते थे, बड़े बड़े वादे किया करते थे कि वो आएंगे, 1,000 करोड़ लगाएंगे, वो आएंगे 2,000 करोड़ लगाएंगे, कहां गए सारे लोग? अब तो निवेश के सम्मेलन का आयोजन भी करना लोग भूल गए। आत्मनिर्भरता के लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, इन्वेस्टर्स के लिए माहौल भी चाहिए, लेकिन ये माहौल याद रखिए, मजदूरों को 12 घंटे काम करा करके पैदा नहीं हो सकता। ये माहौल आपको इस आश्वासन के साथ देना होगा कि जब निवेशक आएंगे तो उनको लाल फीताशाही नहीं झेलनी होगी, उनको रिश्वतखोरी नहीं झेलनी होगी, उनके लिए अच्छा बाजार मिलेगा, उनके लिए कंज्यूमर्स यहां मौजूद है। जब ये चीजें होंगी तो निवेशक भी आएंगे। लेकिन अगर आप देश में नफरत का माहौल बढ़ाएंगे, दंगे का माहौल बढ़ाएंगे, मॉब लिंचिंग का माहौल बनाएंगे, और एनआरसी के नाम पर महीनों यहां आंदोलन चलते रहेंगे और नीरो यहां बंसी बजाता रहेगा, तो कोई निवेशक यहां झांकने नहीं आएगा, कोई निवेशक नहीं आएगा। और ये आत्मनिर्भरता का नारा देने मात्र से देश आत्मनिर्भर नहीं होता है। इसके लिए काम करना पड़ता है, इसके लिए रोड मैप बनाना पड़ता है। आप लोगों को भड़का रहे हैं कि आप स्वतंत्र रूप से लोग सोचें कि अब ये देश आत्मनिर्भर हो जाए। अपनी आत्मनिर्भरता का मतलब अपनी वस्तुओं के का इस्तेमाल के लिए एक संस्कार पैदा करना होता है। इसका मतलब विदेश की वस्तुओं का बहिष्कार करना नहीं होता है। ये भ्रम है, इस भ्रम को समझना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि मैंने अपनी बात आपके सामने स्पष्ट रूप से कर दी है। निश्चित रूप से एक समझ बनने में इसमें मदद मिलेगी। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे सहमत नहीं भी होंगे। निश्चित मैं उनका भी सम्मान करता हूं। जरूरी नहीं कि मैं जो कहूं उससे आप सहमत हो, लेकिन मैं ये कहता हूं, इस देश में हर कोई हर दूसरे पर उसकी देशभक्ति पर सवाल खड़ा न करे। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति, रिक्शा वाला, किसान, पत्रकार, बुद्धिजीवी, सरकारी कर्मचारी, अफसर, नौकरशाह, राजनेता, सबके सब देशभक्त हैं। और इस देशभक्ति के पर किसी किसी की देशभक्ति पर भी न धार्मिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न किसी और आधार पर सवाल उठने चाहिए। ये कहते हुए मैं इस सेशन को यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार।